नमस्कार किसान भाइयों, मैं विशाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप देखने जा रहे हैं मछली पालन, जिसे हम आजकल सर्च करते हैं फ़िश फार्मिंग। तो आजकल ये जो है बहुत ज़्यादा शुरू किया जा रहा है, लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों, आज हम आए हैं सर के फार्म पर इनसे जानने के लिए थोड़े मछली पालन के बारे में कि ये सालों से इस काम को कर रहे हैं, कैसा इनका अनुभव है इस काम को लेकर। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं भारत चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं EM एक्वा फार्म में। आज विशाल जी हैं, विशाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे फार्म पे आए और आज हम विस्तृत जानकारी देंगे कैसे मछली पालन का कार्य एक कुशल कार्य है जिसमें लोग अपना करियर बना सकते हैं और जिसमें लोग एक अच्छी धनराशि और पैसा कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ये मछली फार्म है ये कहाँ पर है? ये हमारा मछली पालन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये जो गांव है ये गांव है दासना देहात के अंतर्गत, और वेब सिटी जो मेन यहाँ पर लैंडमार्क है वेब सिटी उसके बैक साइड में सिचुएटेड है। ये आप देख सकते हैं मेरे 8 एकड़ के 3 पॉन्ड्स हैं यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे मैं कल्चर में IMC प्लस पंगेसियस का पालन करता हूँ। ठीक है। तो आपका एक ही फार्म है या और भी फार्म है आपके? नहीं, मेरे पास 35 एकड़ की लाइन में मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें मेरे 3 जगह पे फार्म्स हैं। 8 एकड़ का फार्म यहाँ पे है मेरा, है ये दासना देहात में, और एक मेरा अवलपुर आता है मोदी नगर तहसील में, वहाँ पे मेरा 15 एकड़ का फार्म है। और वहीं पे पिलखुआ, उससे थोड़ा सा 6 किलोमीटर आगे आप चलेंगे तो पिलखुआ जगह आती है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में जी, तो वहाँ पे भी मेरा एक 8 एकड़ का फार्म है। तो सभी जगह मेरी मल्टी फार्मिंग करता हूँ, जिसमें स्टॉकिंग फिश आपकी पंगास प्लस IMC का रहता है। IMC में रोहू, कतला, कॉमन कार्प भी है, सिल्वर कार्प भी है। तो 6-7 ब्रीड में हर जगह पालन करता हूँ। तो सर, कितने सालों से आप कर रहे हैं? मैं आपको विशाल जी बताना चाहूँगा, इस कार्य की शुरुआत मैंने 2020 में की थी। उससे पहले मैं तकरीबन 15 साल मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ जी। और मैंने फॉर्च्यून 500 में जो नंबर 1 पोजीशन कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड और जो इंजीनियरिंग में पायनियर कंपनी है वहाँ पे काम किया तकरीबन 10-12 साल। और इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड और सबसे ट्रस्टेड हाउस टाटा ग्रुप में भी, TCE में भी मैंने काम किया तकरीबन 5 साल जी। उसके बाद फिर मैंने अपने बड़े भाई के साथ मिलके अपनी फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट किया, जिसमें पावर प्लांट, डिस्टिलरी, शुगर मिल, और इनके लिए हमने कंसल्टेंसी और फैब्रिकेशन का काफ़ी दिन काम किया जी। लेकिन जब कोरोना 2020 में आया तो सभी जितनी भी हमारी काम जो प्रोजेक्ट ऑन थे सभी रुक गए, लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं रही क्योंकि सभी माइग्रेट हो गए वर्कर्स जितने भी थे। तभी दिमाग में आया कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसके लिए हमें किसी इस तरह की विषम परिस्थितियों में भी हमें कहीं कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, और जो हमारी जो लेबर है, जो एसोसिएट्स हैं हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जीवन यापन भी बड़े अच्छी तरीके से हो पाए और हम लोग जुड़े रहें और प्रगतिशील बने रहें, आगे सभी को हमसे व्यवसाय भी मिलता रहे और हम भी 2 पैसे कमा सकें। तो काफ़ी रिसर्च, शोध, अध्ययन से ये पता चला, गवर्नमेंट एजेंसियों में बात किया और अपने जो लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे हमने अब जानकारी ली, तो पता किया कि ये एक अच्छा काम है और इसमें अच्छा प्रॉफिट है। और किसी भी स्तर से, बहुत छोटे स्तर से, आप 2 एकड़ 3 एकड़ से लेके आप 500 एकड़ 1000 एकड़ कहीं तक, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर सभी डिपेंड कर, हाँ, कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये फुल टाइम काम है। लोग ऐसा ना सोचें कि इसे बहुत पार्ट टाइम काम की तरह 2 घंटे समय दे के किया जा सकता है या फिर हम हफ्ते में 1 दिन आ गए, उस तरह का नहीं है। आपको बहुत बारीकी के साथ और ज़मीन से जुड़ के, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। जैसे एग्रीकल्चर है आपका, ऐसे ही ये फिश फार्मिंग का, एक्वाकल्चर का काम है। आपको हर वक्त अपना अवेलेबिलिटी रखनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग आपको करना पड़ेगा, आपकी मछली स्वस्थ है नहीं है जी, तो आप बारीकियों के साथ और अच्छे टेक्निकल सहायता के साथ अगर इस काम को अगर आप शुरुआत करोगे तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। यही मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि करने से पहले किसी भी जो व्यक्ति इसमें निपुण है या जिसके पास अच्छा ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसके साथ ज़रूर बात करें, या कहीं से भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग या कोई भी ऐसा प्रोग्राम है तो आप वहाँ से गाइडेंस लें और तब शुरुआत करें। अंधे ऐसे ही आँख बंद करके ना स्टार्ट करें, पता चले बाद में काफ़ी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, काफ़ी पैसा लगता है, तो उन सब बातों को ध्यान रखिए।
इस बिजनेस की शुरुआत। तो आपने अब आप जो हैं 35 एकड़ में कर रहे हैं। हाँ जी। शुरुआत आपने 8 एकड़ से की। हाँ, 7 एकड़ से 7 मैंने एकड़। इसी जगह से मैंने शुरुआत की थी। अच्छा। ये सबसे मेरा पहला प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं मेरे जी। लिए, जहाँ से मैंने शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद कुछ मेरा अनुभव रहा, कुछ अच्छा बुरा सभी तरह का, लेकिन मैं धीरे धीरे लोगों से जुड़ता रहा। और मुझे जब मैंने ये काम किया तो मेरे अंदर भी परिपक्वता आती गई, और मुझे नॉलेज ज्ञान वो भी थोड़ा मैं, और जो मेरे टेक्निकल कंसल्टेंट हैं डॉक्टर वाना जी, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो समय समय पे उनकी मदद लेता रहता हूँ। वो मुझे एक भरपूर अच्छी तरह की जानकारी देते रहते हैं। तो आज मेरा काम बड़े अच्छी तरीके से चल रहा है, कहीं पर किसी भी तरह का समस्या नहीं आ रही है मुझे। तो कौन सी वैरायटी नस्ल की हम बात करें आप रखते हैं? हाँ, जैसा मैंने बताया कि हम ये फ्रेश वाटर एक्वा फार्मिंग में जो करते हैं, मेनली 6 तरह का मछली रहता है, जिसमें IMC इंडियन मेजर कार्प और कॉमन कार्प रहता है। तो इंडियन मेजर कार्प में आपका रोहू, कतला और मृगैल, जिसे नैनी भी बोलते हैं लोग, मरैकी भी बोलते हैं। बाकी कॉमन कार्प है, आपका सिल्वर कार्प है, और आपका ग्रास कार्प है। तो ये 6 तरह की मछलियाँ ये रहती हैं। अब उसके बाद हम आते हैं स्टॉकिंग फिश पे, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं हम, क्योंकि वो एयर ब्रीजिंग फिश रहती है। तो एयर ब्रीजिंग फिश के लिए हम डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं जी। तो उसमें तकरीबन IMC से 4 से 5 गुना ज़्यादा हम उसमें स्टॉकिंग कर पाते हैं। तो पंगेसियस का मैं पालन करता हूँ। मेरे पास तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास का पंगेसियस का स्टॉक है। लेकिन उस मछली के पालन के लिए आपको एक बात बताना चाहूँगा, और किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो फॉर्मुलेटेड फीड पे आपका सर्वाइवल है, ग्रोथ उसका। और तो उसको आपको जो कंपनियों के द्वारा, जैसे बहुत सारी कंपनियां इसमें डील करती हैं, जिसमें अपनी डोमेस्टिक कंपनियां भी हैं और इंटरनेशनल मार्केट, बहुत बड़ा बाज़ार है, तो आप इजीली देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है उसके लिए, क्योंकि 1 किलो मछली करने के लिए आपको तकरीबन 70-75 रुपये का उसके आसपास खर्चा आता है 1 kg वेट करने के लिए, 1 kg पे। और आपका 100 से 110 के आसपास मछली का रेट रहता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट है। 5 से 6 महीने में, तकरीबन 5 महीने में मेरे पास मछली 700 ग्राम से लेके और 1.25 किलो तक का, 1.25 kg तक का मछली है मेरे पास। लास्ट मैंने मतलब 20 मार्च को स्टॉकिंग की थी, और हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है मेरे यहाँ दूसरे फार्म पे अबलपुर में, जहाँ मैंने बताया। तो बस उसमें इतना ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है। आपके पास अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, आपका कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो बहुत अच्छा है। IMC है अपना, IMC को आप नेचुरल जो फूड रहता है तालाब में, आप देख सकते हैं कि इसमें प्लैंकटन कलर से पता चल रहा है कि ग्रीनिश कलर है, तो प्लैंकटन इसमें डेवलप हो रहे हैं। तो बाकी सारे हम फीड और सप्लीमेंट इसमें लगाते रहते हैं, जिससे प्लैंकटन डेवलपमेंट होता है। और दूसरा साथ भी ये भी है कि इसमें हम काऊ डंग वेस्ट और उस तरह की भी चीज़ें डालते रहते हैं समय समय पे। और बाकी आप राइस पॉलिश है, और आपका मस्टर्ड ऑयल केक है, ये सभी चीज़ों का भी हम इसमें प्रयोग करते हैं, ताकि हमारी मछली को एक अच्छा खाना मिल सके और मछली अच्छी ग्रोथ जल्दी से कम समय में पा सके। तो आप जो 2 कर रहे हैं, इसमें आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है, कि कम मेहनत है प्रॉफिट अच्छा है इसमें, या किस मछली की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी? नहीं, आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे तो दोनों में आपको डिपेंड करता है अगेन, कि आपने क्या लगाया, आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया और क्या पाया। ठीक है ना। अब उस रेशियो में अगर आप बात करेंगे तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको वही 30-35% का आपको रिटर्न मिलेगा। अब क्योंकि पंगेसियस में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, आप 1 kg का करने के लिए 70-75 रुपये खर्च कर रहे हैं। 10,000 आपने की तो आप देखिए 7 लाख का आपका बजट हो गया, 20,000 की तो आपने 15 लाख का बजट हो गया। लेकिन पंगेसियस और IMC में उतना आपको खर्चे की बहुत ज़रूरत नहीं रहेगी। नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड, नेचुरल पे डिपेंड है। जो वाटर में आपके जो प्लैंकटन्स अवेलेबल हैं, उनको हाई प्रोटीन और प्लैंकटन रहते हैं, उनको खा के मछली बड़ी होती है। तो इसकी थोड़ी साइकिल भी बड़ी है। पंगेसियस का जो हार्वेस्टिंग है वो 5 से 6 महीने में हो जाता है। जैसे मैंने बताया 10 ग्राम का आप स्टॉकिंग करोगे, 100 लाइन का जिसे बोलते हैं, 10 ग्राम का आपने स्टॉकिंग किया और आपने 700 ग्राम 800 ग्राम के आसपास अपना उसका मार्केट में हार्वेस्ट करके सेल किया। लेकिन इस मछली में जो IMC की बात कर रहा हूँ, आप 1 इंची की लेके आओगे, पहले उसे नर्सरी में डालोगे। नर्सरी में जब उसका वो फिंगर लिंक हो जाएगा, आपका 5-6 इंची का आसपास का हो जाएगा, तब आप उसे बड़े तालाब में शिफ्टिंग करोगे। तो पूरी साइकिल है, तकरीबन 1-1.25 साल लग जाता है इस पूरी साइकिल में, तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा है। लेकिन आप
देखो इधर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो है वो आपकी कम है, जी। और पंगे स्टॉकिंग फिश में इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है आपकी। तो परसेंटेज वाइज दोनों में अच्छा रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी कैपेबल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे और कितना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और था कि जैसे हम वेस्ट यूपी में हैं, यहाँ पे सारे मौसम आते हैं, ठंड भी अच्छी आती है, गर्मी भी है जैसे अभी चल रही है, बरसात भी होती है। हाँ जी। तो अगर कोई नया किसान शुरू करना चाहता है और उसका जो टेम्परेचर है एरिया का वो हमारे यूपी, पश्चिमी यूपी की तरह है, तो उसे कौन सी वैरायटी की तरफ जाना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठंड के दिनों में हमारे नॉर्दर्न इंडिया के इस पार्ट में ना टेम्परेचर वेरिएशन इतना है कि ठंड में 2-3 डिग्री हो जाता है और गर्मी में अपना 45-46 तक हो जाता है। जो आइडियल कंडीशन मछली की सर्वाइवल की रहती है वो आप मानिए 15-16 से लेकर 30-32 डिग्री का टेम्परेचर मेरा पानी का जब तक रहता है तो उसमें अच्छी ग्रोथ आती है। उसके नीचे ऊपर जाएगा तो मछली स्ट्रेस में आ जाएगी, ठीक है ना। जब स्ट्रेस में आ जाएगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कहीं पे एक तालाब का एक कोना पकड़ेगी, पूरा मछली एक झुंड में उस तरफ रहेगा, और ठंड में कोई डेवलपमेंट उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, सिर्फ बिकॉज ऑफ ठंड की वजह से। न वो खाना भी उतना ही खाती है सिर्फ सर्वाइवल के लिए, जितने में वो जिंदा रह सके। बिल्कुल। तो जो आप बोल रहे हो कौन सा समय अच्छा है जब हम इसकी शुरुआत करें जी। तो मछली की स्टॉकिंग जो मिड ऑफ मार्च से लेके एंड ऑफ मार्च तक हमें इसकी स्टॉकिंग कर लेनी चाहिए एक अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि फिर टेम्परेचर बढ़ता रहता है आपका, तो आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आप पानी तालाब में और भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी मछली स्वस्थ भी रहेगी, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़िया रहेगा। तो आप मिड ऑफ मार्च से आप स्टार्ट करें, बहुत अच्छा समय रहेगा और पूरा आपको टाइम मिलेगा। तो जो पहली बार इस खेती को, इस फार्मिंग को करना चाहते हैं वो मार्च मिड से मार्च एंड तक शुरुआत करें तो उनका पहले साल का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये नहीं कि डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर कुछ मौसम की वजह से या किसी उसकी वजह से। तो वो क्योंकि बारिश के दिनों में क्या रहता है कि बारिश अधिक हो गई तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, या फिर जब हमारा धूप नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, बादल छाए रहेंगे। तो इस वजह से मार्च का महीना हमारे यहाँ पे स्टॉकिंग के लिए बहुत अच्छा महीना समय है। मार्च में आप स्टॉकिंग करें, और पहली बार जो लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं और आईएमसी करना चाहते हैं, रोहू कतला और गोल्डन कॉमन कार्प करना चाह रहे हैं, उन किसान भाइयों को मैं ये भी एक राय दूंगा कि पहली बार वो थोड़ा बड़ा बच्चा स्टॉक करें, जैसे 50 ग्राम से 100 ग्राम का, ताकि उसका जो वेट है 700-800 ग्राम वो पहले 5 से 6 महीने में हो जाएगा। तो उनका एक सर्कुलर बन जाएगा। वो 1 इंची का बच्चा डालेंगे तो उसमें उस तरह की ग्रोथ नहीं आ पाएगी, उसको टाइम लगेगा 1-1.25 साल। फिर आदमी थक जाता है, अरे बहुत टाइम हो गया, मुझे तो रिटर्न नहीं मिल रहा। तो पहले बार थोड़ा बड़ा बच्चे की स्टॉकिंग करें, सीड स्टॉक करें तो जल्दी रिटर्न आएगा। अपनी एक नर्सरी भी बनाएं, जिस नर्सरी में आप 1 इंची का बच्चा स्टॉक करें और उसको फ्राई करें वहाँ पे, और उसको फिर अगेन अपने तालाब में डालें। तो एक साइकिल बनाएं जिस पे आपको समय समय पे जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपका वापस आपको रिटर्न मिलता रहेगा। जी। मेरा एक सवाल और था कि जैसा आपने 35 एकड़ में आप कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी खुद की लैंड है या आपने किसान भाइयों से ले रखी है, या मैंने सुन रखा है कि गवर्नमेंट से भी लीज पर लिए जाते हैं जो गांव-गांव सरकारी तालाब होते हैं? हाँ जी। तो मेरे पास जितनी भी ज़मीन है वो सभी गवर्नमेंट लीज्ड है, और 10 ईयर की लीज पे मेरे पास है। और इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 2 तरह की प्रक्रियाएँ हैं। एक राजस्व विभाग, जैसे गांव के जो तालाब रहते हैं, और वो उसमें भी 2 कैटेगरियाँ हैं कि 2 हेक्टेयर तक का नॉर्मली इंडिविजुअल को दिया जाता है, और 2 हेक्टेयर से ऊपर जो भी मत्स्यजीवी समितियां रहती हैं उनको ये तालाब दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ ज़मीन ऐसी हैं जो मत्स्य विभाग की खुद की ज़मीन है और जो कैटेगरी 5 में आती हैं, तो उनके लिए कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी समिति एंटाइटल्ड है उनकी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, नीलामी में। हाँ, नीलामी में जाने के लिए। तो ये प्रोसीजर है। बाकी इसमें सब्सिडी है। उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, दोनों का एक रेशियो फिक्स है जो आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें सब्सिडी की भी 2 कैटेगरी हैं, एक 40% है नॉर्मल जेंट्स के लिए, और एक 60% है जो फीमेल कैंडिडेट या SC ST के लिए है, ठीक है। तो उनको 60%, और वो वेरी करती है, उनका अलग प्रोजेक्ट वाइज है। हाँ, आधे हेक्टेयर से लेके 1 हेक्टेयर
हेक्टेयर खुदा हुआ तालाब है, बायोफ्लॉक है, और आपका RAS है, और उसमें बहुत सारी स्कीम है। लोग जुड़ें और मैं यही बोलूँगा कि उन चीज़ों का सब्सिडी का फ़ायदा लें और आगे बढ़ें। जैसे इसमें मोटरसाइकिल के लिए भी है कि आप उसके पीछे आइस बॉक्स रखें और मछली आप जाके शहर शहर गांव जहाँ पे भी है सेल कर सकें। और एक बड़े स्तर पे भी आप कर सकते हैं। लाइव फिश वेंडिंग के लिए आप कहीं पे भी शोरूम टाइप का या कोई एक दुकान टाइप का वो भी खोल सकते हैं। उसमें भी 20 लाख रुपए का एक सब्सिडी का वो है। तो सरकार की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और लोग जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और मेरी भी सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है, और पोर्टल खुला हुआ है। जो सब्सिडी के आवेदन की जो तारीख है वो 31 ऑफ दिस मंथ है, 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें और इस योजना का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें एक अच्छा 40% तो मिनिमम सब्सिडी मिलना ही मिलना है। मतलब जितना हमारा खर्चा आया उसका हमें 40% जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ जी, एक तालाब को तैयार करने में कुछ मानक हैं। सरकार ने जो मानक पहले से तय किए हुए हैं या मत्स्य विभाग ने जो मानक पहले से तय किए हुए हैं, हर प्रोजेक्ट की एक कॉस्ट है। उन्होंने फिक्स कर रखा है कि मेरा आधे हेक्टेयर का तालाब है तो उसकी मैक्सिमम कॉस्ट इतनी हो सकती है। तो उस मैक्सिमम कॉस्ट के अगेंस्ट आपको सब्सिडी रिलीज़ की जाएगी, और जब आपकी एप्लीकेशन स्वीकृत हो जाएगी तब आप अपना काम, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल होगा, आप अपना काम स्टार्ट कराएं खुदाई का, सीड स्टॉकिंग का, और वो पैसा आपको रिलीज होता रहेगा गवर्नमेंट की तरफ। तो इसमें जो है कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है? कुछ ऐसा नहीं कि पहले से किसान होना चाहिए? नहीं, या बस आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी ज़मीन नहीं है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए 10 ईयर का। ये तो मछली पालन से रिलेटेड वो हो गई। अगर आप किसी व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बाइक ली या एक साइकिल ली, उसके ऊपर एक आइस बॉक्स रखा, उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है। जी। और या फिर उसमें एक स्कीम है और बैकयार्ड RAS की, वो 50,000 का है, जिसमें एक बैकयार्ड RAS आप घर के पीछे जो जगह रहती है, आंगन जो बोलते हैं, उसमें लगाओ। तो इस तरह की काफ़ी स्कीम, मतलब छोटे से लेके बड़े लेवल तक गवर्नमेंट जो है वो इसमें आपको जो फ्लोटिंग फीड रहता है, जो मैं पंगास बता रहा था, उसमें भी 3 फीड मिल लगाने का भी प्रावधान है। जिसमें आपको 1 करोड़, 2 करोड़ और 50 लाख, ये इस तरह का है उनका। तो 3 कैटेगरी हैं उसमें भी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो जो मीडियम है वो 1 करोड़ रुपए का है उनका प्रोजेक्ट। तो हर तरह के सरकार किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हर लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हर चीज़ का फ़ायदा पहुंचाया जाए और किसान उसका लाभ उठाएं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि फ़िश फार्मिंग, इसमें फार्मिंग शब्द जुड़ गया। जिस भी हमारे भारत देश में जिस चीज़ के साथ फार्मिंग जुड़ जाता है उसमें बीमारी, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। चाहे खेत में उगने वाली सब्जी हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, किसी न किसी में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि फैक्ट्री में बनने वाला तो ये प्रोडक्ट है नहीं। तो इसमें आपने को 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है, इसमें अच्छा खासा टाइम आपने स्पेंड कर दिया है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में कि क्या इसमें बीमारी, क्या दिक्कतें परेशानी किसान को आती हैं? आपको क्या क्या आई? अपना थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें। नहीं, बिल्कुल। आपने जो पूछा कि हर चीज़, कोई भी आप व्यापार करें, कोई भी बिजनेस करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे आपका फार्मिंग हो, हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। बिल्कुल। और डेफिनेटली एक मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत कम लागत के साथ और छोटे से स्केल से बड़े स्केल तक। लेकिन आपको जानकारी के साथ, लोगों से संपर्क साधने के साथ, पहले अच्छी तरह से इसका अध्ययन करने के बाद, जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, एक्वाकल्चर कर रहे हैं पिछले 2 साल 5 साल से, उनके तालाबों को, जो उनका फार्म्स हैं, उनको विजिट करना है, लोगों से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है। और जैसे मैंने बताया, कहीं पे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं कहीं पे भी, वहाँ से वो ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट करें और वहाँ से नॉलेज लें, तब इसकी शुरुआत करें। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा। दूसरा ये है, आप जैसे आप देख रहे हैं कि ये पानी का बिजनेस है पूरा, जो भी कुछ है पानी के अंदर है। बिल्कुल। अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर क्या मछली है, क्या मछली नहीं है, क्या है, कैसे है। जो इसमें सबसे पहली दिक्कत है वो थेफ्ट की सबसे पहली दिक्कत है, चोरी की।
ओके आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से खुला हुआ है जी। अभी रात में आपको या दिन में अगर आपकी चौकीदारी नहीं है, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ चौकीदार रहता है, आप जी। देख रहे हैं मेरे यहाँ फेंसिंग भी हो रखी है बिल्कुल। चारों तरफ से, मैंने जी। फेंसिंग भी करा रखी है, लाइट भी लगी हुई है, पोल उधर देख सकते हैं, जी, जी। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे जी। जो मैं कभी भी मॉनिटर कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें चोरी का एक सबसे जो बड़ी बात है वो आपको सबसे पहले ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वो चोरी की बात है कि जी। चोरी न होने दें। अगर आपने चोरी हो गई तो आपने जो कमाया और जो लगाया वो सब चला गया। बिल्कुल। तो एक चोरी। दूसरा, इसमें अगर आपका तब तक कहीं से गंदा पानी नहीं आ रहा है, गांव का जो पानी आता है या गांव का जो तालाब झोड़ बोलते हैं, जी। अगर वो नहीं है तो बहुत ज़्यादा बीमारी या किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। आप जी। बस समय समय पे फीड सप्लीमेंट देते रहें जी। और जो टॉनिक्स आते हैं जिससे मछली की ग्रोथ होती है, जिससे उसका लीवर अच्छा रहे, ग्रोथ अच्छी रहे, या मल्टी मिनरल्स का जो मिक्सचर है वो देते रहें कि स्केलेटन अच्छा डेवलप हो और मछली की ग्रोथ हो। वो समय समय पे आप देते रहें। नॉर्मल फीड जो देते हैं आईएमसी के लिए वो देते रहें, जो अपना राइस पॉलिश है, खल है, ठीक है, काऊ डंग वेस्ट है, गोबर है, वो डालते हैं। बहुत ज़्यादा ना इसमें किसी केमिकल इनपुट की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत है। जी। जी। ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पानी का साधन है तो पानी थोड़ा इस तरह से डालें कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। और आप वो नहीं कर पाते, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो एरिएटर लगा दें, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, 20-25 हज़ार रुपये का आ जाता है। आप एरिएशन, और कुछ एरिएशन वेंचुरी टाइप वाले भी आते हैं जो आप लोकली बना के अपने आप लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कैसा करना चाह रहे हैं। तो आपके हिसाब से कुछ हाँ जी, ज्यादा तकड़ी बीमारी इसमें नहीं आती, जैसे नहीं। बाकी हमारे हो गए पोल्ट्री फार्मिंग, उनके कंपैरिजन में आप बोल सकते हो 2% भी बीमारी नहीं आती है यहाँ पे। यहाँ पे रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा मछली को कि वो पानी की वजह से, पानी की वजह से पानी गंदा हो गया। फिर दूसरा एक इसमें थोड़े कीड़े डेवलप हो जाते हैं जो जब मौसम चेंज होता है, पर्टिकुलरली जब मेरा ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ेंगे या बारिश से ठंड की तरफ जाएंगे तो थोड़ा कीड़ा डेवलप हो जाता है, तो वो थोड़ा मॉनिटर करना है। वो मछली के गिल्स में बैठ जाता है तो मेरी मछली उस तरह से मर जाती है, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अमोनिया ज़्यादा हो जाए, तो उन केसेज में मछली। बाकी बहुत इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, फंगल इन्फेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें स्पॉट्स, रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उससे मछली मर जाती है। ज़्यादा बहुत बीमारी का इसमें नहीं। हाँ, जहाँ गाँव का पानी आता है जिन तालाबों में, उनमें थोड़ा आपको क्लोज मॉनिटरिंग करनी है और वहाँ पे आपको अपने पूर्ण व्यवस्थित तरीके से एरिएटर और अमोनिया कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, और आपको हर वीकली आपको वाटर क्वालिटी टेस्ट करना है। वहाँ पे आपको थोड़ी सावधानियाँ बरतनी है। तो इन चीज़ों का मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें और एक अच्छा बिजनेस है और इसको करें, हमसे जुड़ें और आगे बढ़ें। तो एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी कि जैसे आपकी ये आप ज़्यादातर जो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं वो आप लीज़ पे लैंड लेके कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका पानी का जो सोर्स रहता है वो आपका जो है नहरों के थ्रू, जो हम बम्बे बोलते हैं, उनसे रहता है, या आप ट्यूबवेल के थ्रू करते हैं, या कौन सा आप सजेस्ट करते हैं जो आपका मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके उस तरफ, इस पुस्ते के उस तरफ एक छोटा नाला है जो नहर से आ रहा है, गंग नहर से आ रहा है। तो यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी मेरी दोनों तरह की है कि इन दोनों तालाबों में, तीनों तालाबों में मेरे पास ये नदी का पानी भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बोरवेल भी कराया हुआ है जी, अपना सेकेंडरी, जो अभी कभी नहर का पानी नहीं आ पाता तो सेकेंडरी मेरा बोरवेल भी है। तीसरा जो उस तरफ वाला तालाब है जो आपको मैंने पहले दिखाया था, उसमें गांव का पानी भी आता है। ओके, वो अलग है, इनसे अलग तालाब है और उसमें गांव मैंने आइसोलेट किया हुआ, तो उसमें गांव का पानी आता है। तो पानी की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो और नहर का पानी होगा तो उसमें मछली की ग्रोथ भी अच्छी आती है। मैं लोगों से ये बोलूँगा अगर नहर और नदी के पास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। मेरा यही सवाल था आपसे कि ग्रोथ किस में ज़्यादा अच्छी आई। आपने ट्यूबवेल वाला भी करके देख लिया, नदी का पानी वाला भी करके देख लिया, देखो ग्रोथ का फर्क रहता है। आपने कभी देखा है कि गंगा का पानी सड़ता हुआ देखा है? आपने नहीं, कभी नहीं देखा ना। तो ऐसे उसमें जब गंगा का जो पानी है, जो नदी नहर में, गंगा बोल दिया आपको कि नदी नहर नाले जो भी पानी आ रहा है नहर से आपका, उसमें अपने आप बहुत सारे मिनरल्स और ये सभी कुछ ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से मछली की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। जब मिनरल्स रहेंगे तो डेफिनेटली उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होगा जी। तो नहर का पानी ज़्यादा अच्छा है, मैं यही बताना चाहूँगा। तो किसान भाइयों, आपने जाना सर का पूरा एक्सपीरियंस जो पिछले 3 साल से ये मछली पालन में इन्होंने फेस किया, क्या क्या इनको परेशानियाँ आई, क्या क्या इनको इसमें फ़ायदे दिखे।
तो अगर आपको भी मछली पालन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप शुरू करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है सर के नंबर दिख रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। आप इनको सीधा फ़ोन लगाइए और बात कर सकते हैं। सर के पास जो है ट्रेनिंग भी उपलब्ध है, ये ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर कोई युवक या कोई किसान जो है इस काम को शुरू करना चाहता है तो ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप आके इनसे सीख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शुरू करिए। अगर आपका अनुभव अच्छा नहीं रहता, मछली पालन आपको पसंद नहीं आता, आपका कहीं और भी इंटरेस्ट है, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो 10 चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। तो आपको शुरू करने से पहले एक बार कोई भी काम हो उसकी ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। मैंने तो यही सीखा है कि काम शुरू करने से पहले उसकी ट्रेनिंग लें। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आज इतनी अच्छी जानकारी दी और हमें बहुत अच्छा एक तो व्यू देखने को मिला, मछली देखने को मिली है, बार बार पानी में ऊपर आ रही हैं, फिर नीचे जाके डुबकी मार रही हैं, फिर आ रही हैं, जैसे हमारी बात सुनने के लिए आ रही हैं कि ये खड़े होके क्या बोल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पे ये बताना चाहूँगा विशाल जी, मैं आप कभी भी फार्म पे मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम आओगे, आपको बहुत ही अच्छा मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। जब मछली को आप दाना डालोगे तो पूरी मछली आप देखोगे आपके बिल्कुल पास होगी, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बड़ा एक सुकून मिलता है, जो मैं इतने टाइम से जो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा फीलिंग आती है आपको अपने फार्म पे जाने जी। बड़ी शांति है, दूर तक व्यू भी अच्छा आता है, एक मन को शांति भी मिलती है और एक बार लगता है कि हाँ कोई आ रहा है हमसे मिलने के लिए। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही था किसान भाइयों आज की इस वीडियो में। आपको हमारी की गई कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। और एक चीज़ और मैं वीडियो एंड करने से पहले बोलना चाहूँगा, आपके इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप सर को कॉल करके तो पूछ ही सकते हैं, साथ में आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर के दूसरे फार्म की वीडियो जल्दी लेकर आएँ। जब आपकी कमेंट्स आ जाएँ, कोई भी आपको दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो हम वो उस वीडियो में कवर करें।